नमस्कार। सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनीता कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। आज आपके सम्मुख चर्चा करूंगी माखनलाल चतुर्वेदी और उनका रचना संसार। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के पुरोधा रहे। जहां एक और छायावादी कविता की रचना हो रही थी, जहां प्रकृति परक, श्रृंगार रस परक कविताओं की, प्रतीकात्मक लाक्षणिक कविताओं की रचना हो रही थी, वहीं उसके समकक्ष राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर और भारत की संस्कृति को, भारत की जो पराधीनता के कष्ट थे, उनकी यातनाएं थी, उनको मुखर करने वाली एक काव्यधारा प्रस्तुत हो रही थी, जो सोई हुई भारतीय जनता की शिराओं में रक्त का संचार कर रही थी। और उनमें सर्व प्रमुख स्थान आता है माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हीं से ही प्रेरणा पाकर आगे चलकर के बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अन्य कवि भी इस काव्यधारा में जुड़े। और छायावाद की भी जो मूल प्रेरणा है, जो बीज वपन है, वह भी माखनलाल चतुर्वेदी जी से ही माना जाता है। तो आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में, उनकी काव्य यात्रा का क्या विकास है, उनकी काव्य यात्रा किस तरह से एक एक क्रम को पार करती हुई, किस वैविध्य से होती हुई आगे बढ़ती है, उस पर चर्चा करेंगे। उनके भाषा शिल्प पर चर्चा करेंगे। किसी भी कवि की, किसी भी रचनाकार पर उसके व्यक्तित्व का, उसके जीवन का विशेष रूप से प्रभाव होता है। तो इसलिए कवि को की रचना को जानने से पहले उसके विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंदर बावई नामक एक छोटा सा गांव था, जहां 4 अप्रैल 1889 में उनका जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी गांव के प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक थे और जिस विद्यालय में वे स्वयं पढ़ा रहे थे, उसी विद्यालय में ही इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा हुई। खंडवा में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके 5वीं तक वहीं पढ़े। उसके बाद ये अपनी बुआ के घर पढ़ने के लिए चले गए थे और वहीं पर ही 1910 के करीब इनको अध्यापक की नौकरी मिल गई और ये विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए, खंडवा में ही। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई। पार्थिव शरीर से ये भले ही आज हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, परंतु जिस राष्ट्रीयता की भावना को, जिस एक उत्साह को, जोश को, एक ओजस्विता को, उदात्तता को वे हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर गए हैं, वे उनके माध्यम से वे आज भी सबके हृदय में जीवित हैं। उनके व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो इनका व्यक्तित्व पूर्णतया राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहा। ओजस्विता और मनस्विता का अद्भुत समन्वय इनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। छोटे से ही थे, बाल्यकाल में ही, उस समय क्योंकि देश पराधीन था और स्वतंत्रता के लिए अभी आंदोलन उस चरम सीमा पर नहीं पहुंचा था। 1906 की मैं बात कर रही हूं। तो ये क्रांतिकारी दल में जाकर के दीक्षित गणेश शंकर जी से प्रभाव में आते हैं और उनके प्रभाव में आकर कर क्रांतिकारी दल में दीक्षा ले लेते हैं। अध्यापक की नौकरी स्वीकार करते हैं, अध्यापन करते हैं, परंतु साथ ही जो हृदय के भीतर देश प्रेम की जो भावना छुपी हुई थी, जो वो गुलामी की जंजीरों को देख रहे थे, तो वे उनको कहीं भीतर ही भीतर उद्वेलित करती है। परंतु आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी
कि वे सब कुछ छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते। तो आजीविका के लिए अध्यापन कार्य भी कर रहे थे, पर कहीं भीतर ही भीतर एक सुगबुगाहट थी, एक अपने भीतर एक चेतना थी जो आंदोलित कर रही थी। और उसी का प्रभाव था कि इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। फिर उसके बाद कर्मवीर में आ गए, प्रताप पत्रिका। तो पत्रकारिता के माध्यम से सामान्य जनजीवन में भारतीय युवकों में राष्ट्रीयता की भावना को संचारित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। बहुभाषाविद थे, भले ही गांव में जन्म हुआ है, 5वीं तक एक विधिवत शिक्षा प्राप्त की है, परंतु गुजराती, अंग्रेजी, फारसी, अरबी और मराठी भाषा, हिंदी के तो उद्भट विद्वान थे। तो ये सब भाषाएं उन्होंने घर पर रह करके ही सीखी। वाणी में बड़ा ओज था, तेजस्विता थी। जैनेन्द्र जी ने तो यहां तक भी कह दिया कि हम सब तो बातचीत करते हैं, वाक कला तो माखन लाल जी की देखने वाली है, कि वक्तृता की जो शक्ति है वह माखन लाल चतुर्वेदी जी में थी। उनकी वाणी में ओज था। जब वे कविता पाठ करते थे, जब वे कविता देशभक्ति से युक्त कविता पाठ करते थे, तो हजारों युवक युवतियां उनको सुनने के लिए एकत्र हो जाते थे और उसका बड़ा प्रभाव पड़ता था। केवल साहित्य के क्षेत्र में ही वे अग्रसर नहीं रहे, राजनीति के क्षेत्र में, स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, अपनी प्रतिभा दिखाई। सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चढ़ा, 1920 में जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसमें इन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया। अनेक बार जेल गए और जेल में रह करके भी इन्होंने कविता की। इसी तरह से 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और केवल आंदोलन में इनकी भागीदारी ही नहीं रहती थी, उसका सभा का नेतृत्व भी करते थे। अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपनी ओजमयी वाणी से वे युवकों में, युवतियों में एक नवीन चेतना का संचार करते थे। और अनेक बार जेल में भी गए। जबलपुर से ही जब झंडा आंदोलन चला, उसका नेतृत्व, उसका सभापतित्व इन्होंने किया। प्रारंभ में भले ही ये क्रांतिकारी दल से जुड़े, लोकमान्य तिलक से प्रभावित हुए और इन अपने पास पिस्तौल भी रखते थे, परंतु जब गांधी जी आए और उनके साथ इनकी 3-4 बार लगातार भेंट हुई, उनके भाषणों को सुना और धीरे धीरे ये भी उनके सत्याग्रह आंदोलन से, अहिंसावादी वृत्ति से प्रभावित हुए। और इस तरह से एक और इनके स्वर में हमें क्रांतिकारी स्वर दिखाई देता है, ओज दिखाई देता है। इनकी हम प्रारंभिक कविताएं देखते हैं तो उनमें एक आवेग, उद्दामता, तेज दिखाई देता है। तो युवा अवस्था थी, युवावस्था का जोश ही अलग होता है। तो उस समय जो इनकी कविता इनके मुख से प्रस्फुटित हुई, उसमें एक तेज था और मननशील मनस्वी कवि थे। छोटी छोटी घटना को लेकर के उसके विभिन्न आयामों से चित्रण उसका विचार करते थे, चिंतन करते थे और फिर अपनी पत्र पत्रिकाओं में संपादकीय के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनके ये जो पत्रिकाओं में संपादकीय प्रकाशित होते थे, उनका बड़ा सक्रिय योगदान रहा। उनको पढ़ करके लोगों में उत्साह जागृत होता था, जोश आता था, उनके विचारों को एक ऊर्जा मिलती थी और वह भी इस आंदोलन के भागीदारी बने। ये तो अभी हमने मित्रों बात की उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को लेकर के। साहित्य जगत में देखें हम उनको,
एक कवि के रूप में, एक रचनाकार के रूप में देखें तो सहृदय थे, संवेदनशील थे। संवेदनशीलता तो इस हद तक थी कि प्रकृति को भी वे अपना उपादान बनाते हैं। पुष्प को देखकर, पुष्प की अभिलाषा इनकी बड़ी लोकप्रिय कविता रही। तो किसानों का शोषण देखा, जमींदारों द्वारा, सामंतशाही द्वारा जो गरीबों का शोषण हो रहा था, तो उनके प्रति संवेदनशीलता इनकी कविताओं के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। और साथ ही जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, सचेत पत्रकार थे। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक छोटे से गांव से निकलने वाली, खंडवा से निकलने वाली, जयपुर से निकलने वाली कर्मवीर पत्र, जो उस समय तो एक स्वतंत्रता आंदोलन के समय तो प्रभावशाली था ही, परवर्ती काल में भी 1959 तक ये स्वयं उसके संपादक रहे। और इन्होंने उस पत्र का इस तरह से संपादन किया, उसमें ऐसे विचारोत्तेजक लेख लिखे, इस प्रकार से एक एक समस्या को लेकर के या भारत की समृद्धि को लेकर के, प्रगति को लेकर या अपने अतीत के वर्णन को लेकर के संपादकियों की या भाषणों का उसमें क्रमबद्ध हमें विवेचन मिलता है। तो कर्मवीर जो उनका पत्र था, वे इनकी पत्रकारिता का एक साक्षात प्रतिमान के रूप में हमारे सामने आता है। अब हम बात करें कि उनकी रचनाएं कौन सी थी, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। केवल कविता करना ही उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कविता संग्रह लिखे, कहानियों की रचना की, निबंधों की, संस्मरणों की रचना की, नाटक की रचना की, और पत्रकारिता की तो अभी हमने बात ही की कि एक पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्यभार भी इन्होंने बहुखूबी निभाया। तो इनके जो मुख्य कविता संग्रह थे वे थे हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धारा, बीजुरी, काजल आंज रही। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी ये इनके प्रारंभिक कविता संग्रह हैं। इनमें अधिकांश कविताएं वे हैं जो इनकी युवावस्था में रचित हैं। उन कविताओं में एक आवेग, एक तीक्ष्णता, एक विद्रोह का भाव, असंतोष का भाव प्रकट होकर के आता है। राष्ट्रीयता के भाव से युक्त कविताएं थी। देश प्रेम को आधार बना करके अधिकांश कविताएं रची गई हैं। तो इन कविताओं में जो एक प्रबलता, एक आवेग दिखाई देता है, और इनकी कविताएं ऐसी थी कि उस समय युवक उनको कंठस्थ कर लेते थे और विभिन्न सभाओं में उन कविताओं का गान किया जाता था, और जो समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी। और गद्य रचनाओं की हम बात करें तो इन्होंने निबंधों की रचना भी की। साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये भी इनका निबंध संग्रह है। चिंतक की डायरी। तो निबंधों में इनके विचारों का जो प्रवाह है, इनका जो चिंतन है, वे हमारे सम्मुख उभर करके आता है। समय के पांव इनका संस्मरण है। कला का अनुवाद, कहानी संग्रह की रचना की। एक इन्होंने नाटक की भी रचना की, अपने प्रारंभिक जीवन में की थी, पर नाटक के क्षेत्र में फिर आगे नहीं बढ़े। कृष्णार्जुन युद्ध, इस नाटक की रचना की थी। परंतु मुख्य रूप से अपने विचारपरक निबंधों के कारण, ललित निबंधों के कारण और कविताओं के कारण इनकी एक विशेष पहचान बनी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जब इन्होंने प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया, तो 2-3 वर्ष ही इन्होंने वहां पर अपनी सेवाएं दी थी। तो इन्हें प्रभा मासिक पत्रिका का संपादन कार्य 1913 में प्राप्त हो गया। तो जब ये प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य इनको मिला, तो इन्होंने अपनी
अध्यापन वृत्ति से ही इस्तीफा दे दिया, वहां से त्याग पत्र दे करके और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। और फिर 17 जुलाई 1920 में जबलपुर से साप्ताहिक पत्र कर्मवीर का प्रकाशन हुआ। माधवराव सप्रे से ये विशेष रूप से प्रभावित हुए और उन्होंने ही कर्मवीर साप्ताहिक पत्र को आरंभ करने की योजना बनाई और उसके संपादन का कार्य माखनलाल चतुर्वेदी जी को सौंपा गया। और 17 जुलाई 1920 को पहला साप्ताहिक पत्र उनका निकला। और उसके जबलपुर में ही थे तभी स्वतंत्रता संग्राम, एक इन्होंने लेख लिखा, शक्ति परक लेख लिखा था और उस लेख को देखकर इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और फिर मित्रों के, संबंधियों के, बंधुओं के द्वारा समझाए जाने पर कि इस तरह के पत्र लिखोगे, तो इस तरह के लेख लिखोगे तो राजद्रोह के कारण जेल में जाना पड़ेगा। तो जो सेवाएं आप समाज को देना चाहते हो, जो देश हित में कार्य करना चाहते हो, तो वह रुक जाएंगे। तो इस बात से इनको भी लगा कि ये उचित नहीं है और पर लिखना आवश्यक था। देशवासियों को में जागृति लाना आवश्यक था, उन तक अपनी बात पहुंचाना आवश्यक था। तो ये छद्म नाम से कविताएं किया करते थे, कभी भारतीय आत्मा के नाम से, कभी भारतीय संतान के नाम से, एक नवयुवक के रूप में, तो विभिन्न अलग अलग नामों से लेख लिखते थे, संपादकीय लिखते थे या कविताओं की रचना करते थे। क्योंकि उस समय प्रतिबंधित हो जाती थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता था, उनके साहित्य को जब्त कर लिया जाता था, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य जब्त हो गया था। तो इसलिए ये छद्म नाम से कविताएं करने लगे, लेख लिखने लगे। और यही इनका कारण था कि इनके लेखों में, इनकी कविताओं में भारत की आत्मा मुखरित हुई। तो इसीलिए इनका एक उपनाम भारतीय आत्मा भी हो गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। और जबलपुर में ही जब ये पत्रिका का संपादन कर रहे थे और फिर इनको स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी होने के कारण जेल जाना पड़ा, तो ये जो कर्मवीर था वो कुछ समय के लिए बाधित हो गया। और फिर वापिस आए तो जेल से, तो फिर इनको प्रताप दैनिक पत्र के संपादन का कार्यभार मिला, तो वे किया। परंतु उसके पश्चात पुनः कर्मवीर का खंडवा से ही पुनः प्रकाशन प्रारंभ हो गया और 1959 तक ये निरंतर उसका संपादन कार्य करते रहे और अपने लेखों के माध्यम से देश की सेवा में अग्रसर रहे। इनकी रचनाओं के कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों से, सम्मानों से सम्मानित किया गया। राजनीति के क्षेत्र में जहां ये अनेक सभाओं का सभापतित्व कर रहे थे, राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे तक गए थे, एक विशेष पहचान थी। वे चाहते तो राजनीति को अपना मुख्य बना सकते थे, परंतु किस मन में कोई लोभ लालच नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे चाहते तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते थे, एक उच्च पद को प्राप्त कर सकते थे, परंतु इन्होंने राजनीति का परित्याग करके साहित्य सेवा करना महत्वपूर्ण माना, क्योंकि मूल इनका साहित्य सेवा करना था। और इसीलिए 1934 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने। 1943 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किए गए। सागर विश्वविद्यालय द्वारा 1959 में इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 1963 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जो प्रारंभिक कविता संग्रह था हिम किरीटनी, इस पर इन्हें देव पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ऐसे ही हिम तरिंगिनी कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और माता कविता संग्रह साहित्यकार संसद
प्रयाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। और माखनलाल चतुर्वेदी का उस समय राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य जगत में एक विशेष नाम था। और इनके मरणोपरांत इनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, इनके प्रति एक सद्भावना रखते हुए भारत के पोस्ट और टेलीग्राफ द्वारा 1977 में डाक टिकट जारी किया गया। और इन्हीं के नाम पर ही माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो भोपाल में है, उसकी स्थापना की गई। और पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का आज एक विशेष नाम है, उसकी अपनी एक पहचान है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति सद्भावना प्रकट करने के लिए इस विश्वविद्यालय का नाम ही माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा गया। तो अब हम बात करते हैं उनकी काव्य विकास की यात्रा पर। एक लंबे समय तक एक विशाल फलक में उन्होंने कविताओं की रचना की। और मूल रूप से हम इनके काव्य विकास यात्रा को 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है 1924 से 1935 तक। इस चरण में इन्होंने हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता आदि की रचना की। और इस समय रची गई कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना की उद्दाम अभिव्यक्ति है। युवा अवस्था में रची गई थी, तो विद्रोह का भाव, परतंत्रता की गुलामी का भाव अपने चरम पर था, तो कविताओं में एक आवेग दिखाई देता है। और उस समय बलिदान की भावना से अनुप्राणित होकर कविताओं की रचना अधिक हुई। राष्ट्रीयता की भावना में भी बलिदान की भावना अधिक महत्वपूर्ण थी। कविताओं में ओज था, आवेग था। वैसे तो इनकी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित बहुत कविताएं हैं, पर कुछ ऐसी कविताएं हैं जो विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। अमर राष्ट्र कविता इनकी, अंजलि के फूल गिर जाते हैं, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, सिपाही कविता, सिर पर पाग आग हाथों में। तो ये ऐसी कविताएं थी जो समाज में बहुत लोकप्रिय हुई और इन कविताओं को गाया जाता था। और कविता को सुनते ही हृदय एकदम जोश से, उमंग से प्रफुल्लित हो उठता था। अब एक पुष्प को देख करके उसकी अभिलाषा के रूप में देश के प्रति समर्पण का भाव, देश के प्रति न्योछावर होने के भाव और देश की स्वतंत्रता के लिए जो वीर युद्ध भूमि में गए, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनके प्रति सम्मान का भाव इस छोटी सी कविता में दिखाई देता है। पुष्प की अभिलाषा, जो उनकी बड़ी लोक प्रसिद्ध कविता रही, जिसमें वे कहते हैं, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, कि मैं किसी के आभूषण के काम आऊं, प्रेमी माला में गूंदा जाऊं, किसी प्रेमी को प्रसन्न करूं, या बड़े बड़े राजा सम्राट आदि को जब मृत्यु हो जाती है तो उनके शवों पर डाला जाऊं, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, देवताओं के सिर पर चढ़ना, देवताओं को माला बनना भाग्य की बात होती है और भाग्य पर अपने गर्व करने की बात है। पर वे पुष्प की क्या अभिलाषा है कि मेरी वे इच्छा भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। क्या अभिलाषा है, ये अंतिम पंक्ति में दिखाई देती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये मातृभूमि के प्रति जो प्रेम भाव और उन वीरों के प्रति श्रद्धा का भाव, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने जा रहे हैं,
तो पुष्प के रूप में वे ये अभिलाषा करते हैं कि हम उनके किसी योग काम आ सके। तो उनके प्रति एक आदर, सत्कार, श्रद्धा का भाव ये प्रकट हुआ एक छोटी सी कविता के माध्यम से। तो दूसरा चरण इनकी काव्य विकास यात्रा का हम देखते हैं, तो वहां राष्ट्रीयता और रहस्यवाद दोनों का संयोग है। छायावादी कविता रची जा रही थी, छायावाद का युग था जिसमें रहस्यवादी कविताओं की भरमार थी। प्रसाद, पंत, महादेवी रहस्यवादी कविताओं की रचना कर रहे थे। माखनलाल चतुर्वेदी भी रहस्यानुभूति को प्रकट करते हैं, पर वहां भी केवल रहस्यानुभूति नहीं है, उसमें भी राष्ट्रीयता का संगम है। भावना और कल्पना के साथ विचार और चिंतन का समन्वय है। और इनकी जो रहस्यानुभूति परक कविताएं हैं उनमें प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव है, पूजा का भाव है। और ये कविताएं पूजा गीत के नाम से जानी जाती हैं, पूजा गीत के रूप में। तो युग चरण और समर्पण ये दोनों जो कविता संग्रह हैं, यह राष्ट्रीयता और रहस्यवाद से संपन्न है। एक कविता का उदाहरण देकर हम आपको ये स्पष्ट करते हैं। समर्पण कविता है इनकी, जिसमें कवि परम शक्ति का गीत बन जाने की अभिलाषा भी व्यक्त करते हैं। वहां भी कहते हैं, किन चरणों में आज उन्हें रखूं, किसका अपमान करूं, किसकी ध्वनियों को दोहराऊं, हृदय हलाहल दान करूं। आया हूं मैं नाथ तुम्हें कंठ कालिमा देने को, और तुम्हारा वैभव लेकर गीत तुम्हारा होने को। तो ये रहस्य परक, समर्पण के भाव से युक्त, भावानुभूति से युक्त, पूजा गीत के रूप में एक समर्पण भाव से युक्त होकर के कविता की रचना करते हैं। फिर इसी काव्य विकास यात्रा में जब देश स्वतंत्र हो गया, तो आजादी के बाद इनकी कविता का स्वर मानवतावादी स्वर बन करके आता है। वे इनकी कविता का तीसरा चरण है, जहां स्वातंत्र्योत्तर मानवतावादी भावभूमि पर आधारित होकर के वेणु लोक गूंजे धरा इस कविता संग्रह की रचना करते हैं। और इसी के साथ विशुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य का भी व्यंजन करते हैं। प्रकृति का अनेक प्राचीन और नवीन उपमानों को लेकर, अप्रस्तुतों को लेकर, और प्रकृति का भावपरक दृष्टि से स्वतंत्र आलंबन रूप में या उद्दीपन के रूप में भी वर्णन करते हैं। तो यह अभिव्यक्ति उनकी विशुद्ध प्रकृति परक सौंदर्य से युक्त कविताएं जो छायावादी वृत्ति से प्रभावित दिखाई देती हैं। उनका ये प्रसिद्ध काव्य संग्रह है बीजुरी काजल आंज रही। इनमें इनकी अधिकांशता प्रकृति परक कविताएं हैं, प्रकृति सौंदर्य से युक्त कविताएं। इनकी कविताओं की भाषा की जहां तक हम बात करें, तो भाषा सरल, सहज और भावों को अभिव्यक्त करने में सशक्त है। जो हिंदी है, खड़ी बोली है, उसमें बुंदेलखंडी का पुट भी है, उसमें भाषा में अरबी फारसी के शब्द भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, परंतु कहीं उनकी भरमार नहीं है। कविता सीधे हृदय में उतर ले जाने वाली है। अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं तो सहज रूप में, नवीन उपमान लेते हैं, नए नए रूपकों का प्रयोग करते हैं। आलंकारिक सौंदर्य से युक्त कविता है, सपाट कविता कहीं नहीं है, पर उन सौंदर्य के कारण कविता कहीं भी अस्पष्ट या दुरूह नहीं होती। वे सीधा हृदय में उतर जाने वाली कविता है। सभी तरह के छंदों का प्रयोग किया, संस्कृत के छंदों का प्रयोग भी करते हैं, हिंदी के छंदों का प्रयोग भी करते हैं, और रुबाइयों का प्रयोग भी करते हैं। तो इस तरह से भाषा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य जो है वो विभिन्न चरणों से होती हुई अलग अलग रूप में, कभी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर, कभी प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई, कभी श्रृंगार परक रचनाएं,
मानवतावादी भावभूमि पर आधारित होकर तो विभिन्न पक्षों को लेती हुई इनकी कविता ने संपूर्ण साहित्य जगत को अपनी भावधारा से अनुप्राणित किया। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व, उनके साहित्य परिचय, उनकी काव्य विकास यात्रा पर चर्चा की। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।